वेलकम टू बोट ठाकुर IAS अकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 16 फैब 2023 है। आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर हम बात करने वाले हैं, कस्टोडियन डेथ। हम चर्चा करेंगे डिटेल से इसके बारे में। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और साथ साथ में द असम ट्रिब्यून्स की कुछ प्रमुख न्यूज के बारे में, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बहुत ही हम एक एक करके पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम आर्टिकल पर बात करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल का संबंध जो है वो आपके कस्टोडियन डेथ से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश के अंदर में अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने आप को बचाव करे और जो भी काम हो कानून के मद्देनजर रखते हुए हो। लेकिन कहा जाता है कि 80 हाईएस्ट नंबर ऑफ द कस्टोडियल डेथ रिपोर्टेड इन गुजरात इन द लास्ट 5 ईयर। राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने इस बात कर कहा कि पिछले 5 सालों में करीब करीब 80 ऐसे डेथ हुए हैं जो किसी व्यक्ति को कस्टडी के अंदर रखकर उसकी पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान उसके टॉर्चर कर कर उनकी मृत्यु हो जाती है, टॉर्चर से मृत्यु हो जाती है। मतलब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इसकी आपको डेथ किया जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र जस्ट उसकी क्लोज है। सबसे ज्यादा जो डेथ कस्टोडियन डेथ तो हुआ है गुजरात के अंदर में हुआ है, उसकी बारे में तो हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हम लोग जो है बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कस्टोडियल डेथ के बारे में कि ये कस्टोडियल डेथ होता क्या है, आखिर हमारे संविधान में इसका प्रावधान क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रावधान है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है ना, फंडामेंटल राइट्स इससे क्या जुड़ा हुआ बात है। इन सभी रिलेटेड मुद्दे पर हम बात करेंगे कस्टोडियल डेथ के बारे में। दूसरी बात है कि कस्टोडियल डेथ का डेटा हमारे भारत देश में क्या है। हमारे भारत देश में जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया जाता, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते हैं। इसके पीछे कारण है, पुलिस ने एक ऐसा भयावह रूपरेखा तैयार कर रखा है हमारे देश के अंदर में, जिसके कारण से, उसके टॉर्चर से, या कह सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी के कारण जो है बहुत सारे लोगों की देहांत जो है कस्टडी के अंदर में हो जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा है कि आखिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू द कस्टोडियल डेथ। इस कस्टोडियल डेथ के पीछे कारण क्या है, क्या कारण है, किस कारण से मृत्यु हो जा रही है और इसका जिम्मेवार कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में यह भी हम समझेंगे कि हमारे देश के संविधान के अंदर में इसका प्रोविजन क्या है, संविधानिक प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आईपीसी के अंदर में क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंदर में क्या है, भारत सरकार ने क्या प्रावधान जारी किया है। हमने ये भी समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इससे संबंधित क्या संविधान है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में हम ये समझेंगे, देखते हैं कि प्रीलिम्स में हमारे लिए महत्वपूर्ण कितना हो सकता है। इससे फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, जैसे आर्टिकल 21 के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, इससे आर्टिकल 22 के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, यहां तक कि आर्टिकल 20 भी इससे जुड़ा हुआ मुद्दे पर बात करता है। तो इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन पीनल कोड में इसका क्या प्रावधान है, यह प्रश्न पूछेगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में क्या है, तो इससे प्रश्न पूछेगा। साथ साथ में मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई रीजन फॉर कस्टोडियल डेथ, इसके लिए टेक्नोलॉजी, जिम्मेवारी, ये सारा चीज जो है आपसे इससे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाई इन द न्यूज, न्यूज में क्यों है। न्यूज में होने का कारण है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसे आप अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर में डेटा जारी करते हुए ये कहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ गुजरात के अंदर में हुआ है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र के अंदर में होता है। चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा के दरमियान में ये बातें हुई कि स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रकार से या सेंट्रल सरकार को कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए, इस पर देखा गया। तो ये देखा गया गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में देख सकते हैं। इस तरीके से काफी डेटा जो है जारी किए गए हैं, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि कस्टोडियल डेथ होता क्या है। कस्टोडियल डेथ का मतलब सिंपल सा संबंध है कि कोई व्यक्ति को अगर आपने हिरासत में लिया, किसी कारणवश, हो सकता है उस व्यक्ति पर आपने क्लेम किया है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है आरोप लगाया गया कि ये व्यक्ति जो है किसी फलाना या पर्टिकुलर चीज की चोरी की है या किसी की मर्डर में इनका हाथ है,
अब पॉइंट ये है कि पुलिस क्या करती है कि उसको अपनी हिरासत में रखकर जेल तो नहीं कर सकते हैं, लॉकअप में डाल के उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ जो है ब्रिचुअली तरीके से करती है, पूरी फोर्सफुली करती है, जिसके कारण से उस हिंसात्मक फॉर्म में के कारण जो है वो व्यक्ति की उसी लॉकअप में मृत्यु हो जाती है। तो कस्टडियल डेथ आप कह सकते हैं कि सिंपल सा, इट इज अ डेथ दैट अकर व्हाइल अ पर्सन इन द कस्टडी ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट टू ऑफिशियल, या कह सकते हैं कि भाई ये करेक्शनल फैसिलिटी आप कह सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि डेथ दैट अकर्स व्हाइल अ पर्सन इन द कस्टडी ऑफ द लॉ। और किस कारण से होता है, इसके कारण है वेरियस, इसके कारण है जैसे यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स के कारण, निगलेक्ट के कारण, एब्यूज के कारण, आपने इतना पीट दिया और उसको आपको मेडिकल फैसिलिटी आपने दे ही नहीं पाया, परिणाम ये होता है कि व्यक्ति मर जाता है। या बहुत सारे ऐसे हैं कैदी जिन्होंने सुसाइड करके कस्टडी में ही सुसाइड कर लिया इस डर से, पुलिस के डर से, तो इसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे भारत के संविधान या फिर आप कहिए कि अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट की बात माने तो ये क्राइम माना गया, और ये क्राइम किसके द्वारा माना गया है, ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्राइम माना गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहती है क्राइम बाय पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट टू द अरेस्ट और डिटेन्ड पर्संस हु इन द कस्टडी अमाउंट टू द कस्टडियल वायलेंस। इसको कस्टडियल वायलेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम होना चाहिए कानून के मद्देनजर रखते होना चाहिए, है ना। तो ये कस्टडियल डेथ का मतलब सिंपल से हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना कस्टडियल डेथ कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पर कि भारत में इसका डेटा क्या है। अगर हम भारत की डेटा की बात करें, पिछले अगर हम 2017-18 की अगर हम बात करें रिपोर्ट, तो 146 लोग ऐसे थे भारत के अंदर में जिनकी मृत्यु जो है पुलिस कस्टडी में हो गया। और पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान, टॉर्चर के दौरान, एक्सेसिव फोर्सेस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये बात, जैसे कि आप देखिए 18-19 में ये इसकी डेटा 136 है, 19-20 में डेटा 112 है, 20 और 21 में डेटा 100 है आपका, 21 एंड 22 में इसकी डेटा 175 है। इट मीन सिंपली डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये कस्टडियल डेथ जो है बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर में। लास्ट 5 ईयर की अगर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द कस्टडियल डेथ जो हुआ है 80 आपका गुजरात के अंदर में हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में 76, उत्तर प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 40 और बिहार में 38। तो ये डेटा है जिसमें आपको एक चिंताजनक बातें हैं कि भाई पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, या फिर कह सकते हैं कि संविधान का काम है जजमेंट दिलाना, लेकिन जजमेंट आने से पहले अगर अभियुक्त का अगर मृत्यु हो जा रहा है तो एक प्रश्न चिन्ह जैसी स्थिति उत्पन्न यहां पर होती है कस्टडियल। अब बात है यहां पर हम समझते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू कस्टडियल डेथ, क्या कारण है, इसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कस्टडियल डेथ। तो सबसे पॉसिबल रीजन यहां पर माना जाता है एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन। हमारे देश में कुछ ऐसा कानून नहीं है, पूरी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो कि कस्टडियल डेथ को रोक सके, है ना। लोग टॉर्चर के नाम पर, लोग जो है उस सत्य को उगलवाने के नाम पर इस प्रकार की बहुत सारे काम करते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हमारे यहां लेजिस्लेशन नहीं है, कोई ऐसी एंटी टॉर्चर जो कानून हमारे भारत देश के अंदर में नहीं है जो कस्टडियल डेथ को रोक सके। दूसरा इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी हो सकती है कि जो भी पूछताछ हो एक ट्रांसपेरेंसी कैमरे के निगरानी में है या कुछ कमेटी के निगरानी में होनी चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली पुलिस को दे देंगे कि भाई इसको पीटो, इससे सत्य को उगलाओ, तो कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है हमारे देश के अंदर में, ट्रांसपेरेंसी की कमी है हमारे देश के अंदर में, जिसके कारण से कस्टडियल डेथ दिन पर दिन बढ़ते जाए। एक्सेसिव फोर्स, एक लिमिट से ज्यादा उसको टॉर्चर करना, आप इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आप ऐसी प्रताड़नाएं दे रहे हैं कि व्यक्ति को मानो ऐसा महसूस होता है कि मर जाना बेहतर होगा, कल का क्या होगा इसके बारे में। तो एक्सेसिव फोर्सेस के कारण, टॉर्चर के कारण जो है कस्टडियल डेथ हो रहा है। लेंदी जुडिशियल प्रोसेस, इतने सारे प्रोसेस जुडिशियल है, 22-24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना होता है, लेकिन सही वक्त पर हम पेश नहीं कर पाते। कभी संडे हो जाता है, सैटरडे हो जाता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से पुलिस जो है तब तक काम तमाम कर देती है ना। दूसरी बात, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो भारत ने यूनाइटेड नेशन इससे संबंधित जो है उन्होंने किया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से रेटिफाई भी नहीं किया है, जिसके कारण से भी आप कह सकते हैं कि कस्टडियल डेथ होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 को अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 21 में कहता है राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन जीने की अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को जीवन, नो person shall be deprived of his life or the person liberty except to according to the procedure of established of the law, है ना। जो भी अगर एक इस्टेब्लिश प्रोसीजर के माध्यम से अगर कानून बनाए जाते हैं उस कानून को पालन करने का अधिकार है। राइट टू लाइफ की बात करती है, एक फंडामेंटल राइट्स है। तो भाई ये बताइए कस्टोडियल जो डेथ हो रहा है, व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तो राइट टू लाइफ तो उसका रहा नहीं, प्रोटेक्शन मिला नहीं। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये संविधान के अंदर में प्रोविजन है, लिबर्टी दिए गए हैं उसको प्रॉपर तरीके से लाइफ ऑफ द पर्सनल पर, लेकिन यहां पर इसकी हनन हो सकती है। आर्टिकल 22 के अंदर में यह भी कहा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, व्यक्ति को स्वयं को बचाव करने का अधिकार है। तो अगर चलकर पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के अंदर में प्रिवेंशन की बात की जाती है, पुनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू अरेस्ट, कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट करता है, कोई व्यक्ति उससे आपको हिरासत में लेता है तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आप मुझे क्यों हिरासत में ले रहे हो। अगर हिरासत में अगर आपको ले भी लिया तो 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के अंदर में पेश करने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता है। सर्टन केसेस राइट टू काउंसिल, यहां पर राइट टू काउंसिल इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर टू आर्टिकल 22 के 1 के अंदर में भी है। उनके वकील के बिना जो है कोई पूछताछ भी नहीं कर सकता है उनके परमिशन के बिना। तो आर्टिकल 21 और 22 जो है, जो बात करता है कस्टोडियल या बात करता है आपको प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन देता है आपको इससे संबंधित। बहुत सारे राज्य सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, या केंद्र सरकार की बात करें जैसे पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है राज्य सरकार के अंदर में आता है, तो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में ये आ रहा है। तो स्टेट जो है 7th शेड्यूल के अंदर में अगर हम बात करें, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है। तो वो प्रॉपर एक कानून राज्य सरकार बना सकती है ताकि प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन मिल सके। तो राज्य सरकार भी ऐसा कोई प्रॉपर कानून नहीं बना पाती है, जिसके कारण से अभी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अगर हम बात करें, उसके पास एडवाइजरी जारी कर सकती है। वो बहुत सारे ऐसे कानून जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, वो भी कानून इनेक्ट किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका, वो इस तरीके के पब्लिक सर्वेंट जिस प्रकार से वायलेशंस करते हैं आपके हिरासत में जो व्यक्ति है उनके साथ, उसको भी रोक लगाया जा सकता है ना, इसके माध्यम से भी। दूसरी पॉइंट ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, सीपीआरसी की बात करें, उसमें प्रावधान है सेक्शन 41 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रावधान है आर्टिकल ये 2009 के अंदर में कि उसको सेफ गार्ड देता है कि कोई भी अरेस्ट किया गया व्यक्ति या डिटेंशन हुआ है उसको इंट्रोगेट किया जाएगा, एक रीजनेबल्स ग्राउंड पर इंटरेक्ट किया जाएगा, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट, उनको फैमिली हो या फिर पब्लिक हो, इन सभी तरीके से प्रॉपर जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी उस लीगल प्रोसीजर के आधार पर आप आंसर कर सकते हैं। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 330 और 331 के अंदर में भी आईपीसी 1860 के अंदर में ये कहा गया कि पनिशमेंट फॉर इंजरी और इन्फ्लिक्टेड टू एक्सटॉर्टिंग कन्फेशंस और क्राइम कस, अगर आपने कस्टोडियल टॉर्चर किया है तो इस एक्ट के तहत आपको सजा मिल सकती है। आर्टिकल 300 सेक्शन 302 हुआ, 304 हुआ, 304 का ए हुआ, आपका 605 जो कि प्रिजनर के अगेंस्ट अगर आपने टॉर्चर करते हैं और कुछ भी ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेवार आप हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिले। इससे संबंधित आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन। तो ये देखिए आर्टिकल आपके आर्टिकल 22 की बात करता है, आर्टिकल 22 में ये प्रश्न आपको देख, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इन द कॉज ऑफ टू आर्टिकल 22 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका, कहता है कि द राइट ऑफ कंसल्ट टू लीगल प्रैक्टिशनर, है ना, लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है, राइट टू बी डिफेंड ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर। और तीसरी बात ये कहता है कि राइट टू प्रोसीजर बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, आपको 24 घंटे के अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये आर्टिकल 22 के 2 में ये बात कही गई है। तो ये प्रमुख था आपके आर्टिकल। अब बात करते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन में, इससे आपका प्रश्न पूछ सकता है जस्टिस संदीप मेहता। जस्टिस संदीप मेहता जो है आपके हाई कोर्ट गुवाहाटी
के हाईकोर्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी बने हैं, आपके असम के आप कह सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी जो नए अपॉइंट किए गए हैं संडे को, ये है आपके संदीप मेहता। संदीप मेहता राजस्थान हाईकोर्ट में हुआ करते थे, न्यू चीफ जस्टिस के तौर पर आपकी गुवाहाटी हाईकोर्ट के वो न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। ऐसा ये लॉ मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू साहब जो है अपने ट्विटर के दौरान पर उन्होंने कहा। 4 और भी अन्य राज्य के हैं जिन पर आप कह सकते हैं। तो इससे आपका प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि नए चीफ जस्टिस ऑफ असम या नए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गुवाहाटी का कौन बने हैं? तो ये आपका संदीप मेहता है ना, संदीप मेहता। ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि भाई हाईकोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आपको मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वहीं पर चीफ जस्टिस की बात किया जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट आफ्टर कंसुलेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसुलेशन से अर्थात उनके समझौता के बाद या कह सकते हैं कि उनके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न, तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसर्न करके बाकी अन्य जजों को अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपका इसमें आपका प्रश्न पूछ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जीएस थर्ड का एक प्रश्न है। जीएस थर्ड के इन्वॉल्वमेंट में प्रश्न बन सकता है कि समन बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी जो है ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड इन समान बर्ड सेंचुरी। एक्चुअली दरअसल जो है ये समान बर्ड सेंचुरी जो है ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में तो वहां पर क्या किया गया कि गणना किया गया, सेंसस किया गया, और उसमें यह देखा गया कि भाई सेंट्रल एशिया हो, नॉर्थ एशिया हो, वहां के डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जो है वहां पर अक्सर आते थे। लेकिन इसमें यह देखने को मिला है कि उस जो माइग्रेटरी बर्ड है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, कि वो अब माइग्रेटरी बर्ड धीरे धीरे समन बर्ड सेंचुरी के अंदर में कम होता जा रहा है, जो कि एक कंसर्न इशू है, इस पर चर्चा करने वाले विषय में है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समन बर्ड सेंचुरी के बारे में आप समझ ले तो ये मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये समान बर्ड सेंचुरी आपको है। ये दरअसल जो है गंगा का जो फ्लड प्लेन एरिया है उसमें पानी भर जाता है, और उसी पानी भरने के कारण जो है एक जलाशय सा बन जाता है, और वही समन बर्ड सेंचुरी आप कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट जगह से वो आपके माइग्रेटरी बर्ड वहां पर आते हैं, वहां पर ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पालन करते हैं और इस तरह, लेकिन उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ साथ में ये भी समझ सकते हैं कि 2019 में 2019 में इसको रामसर वेटलैंड के लिए डेजिग्नेट किया गया था, ज्यादातर डेजिग्नेट किया गया। तो ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। ये बहुत सारे साउथ वेस्ट मानसून जब जैसे जुलाई और अगस्त के महीना आता है, मंथ आते हैं, तो बहुत सारे एनुअल रेनफॉल के कारण जो है ये बनता है। यहां पर करीब करीब 50,000 ऑफ ऐसे वाटर बर्ड्स जो है समन बर्ड सेंचुरी के अंदर में देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि करीब 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द विंटर जो है उसी आसपास के इलाके में आपको देखने। तो प्रश्न पूछेगा कि समन बर्ड सेंचुरी कहां है, तो आप सीधा सा जवाब इसका है कि भाई यूपी में है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्राइबल से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस सेकंड के पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस का क्वेश्चन हो सकता है। अपटानी ट्राइबल्स, अपटानी ट्राइबल्स। सो अपटानी ट्राइबल जो है वन ऑफ द मेजर एथनिक्स ग्रुप ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, खास करके ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये लोग राइस और फिश है ना एक साथ इन लोग आप कह सकते हैं ग्रो करते हैं ये लोग, और इसको लेकर ये लोग जाने जाते हैं खास करके। सो एग्रीकल्चर से ये लोग प्राप्त करते हैं राइस और फिश, मतलब कि धान की खेती हो रही, राइस की खेती, उसी में साथ साथ में मछली भी पालन करते हैं या मछली उससे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए काफी जाने जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपटानी जो है ये ट्राइबल्स हैं क्या। अपटानी ट्राइबल्स जो है जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में आपको देखने को मिलता है। ये लोग ग्रुप जो है अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में रहते हैं। ये 7 भाषा जो बोलते हैं वो टानी है, वर्शिप ऑफ द सन और मून। इनकी लोकल भाषा का नाम तानी है, और ये सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनके अलावा इनके प्रमुख जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो है अधरी है, मयोका है, यपुंग है,
आपका मुरुंग है, ये प्रमुख इसके आपके फेस्टिवल्स हैं। ये धीरे जो सेलिब्रेट किया जाता है, प्रेयर ऑफ बम्पर हार्वेस्ट, जब उनकी फसल बहुत अच्छी होती है तो धीरे प्रे किया जाता है सुख सुविधा और मानव सम्मान के लिए। मायोका सेलिब्रेट किया जाता है आपको फ्रेंडशिप के लिए, भाईचारा बंधुता के लिए, मॉडर्न भाईचारा बंधुता के लिए ये किया जाता है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में खास करके राइस और फिश को एक साथ उगाने के लिए प्रसिद्धि इन लोगों ने प्राप्त कर रखा है। तो ये और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइस के वैरायटी उगाते हैं, जैसे इम्यू हुआ, पाइपे हुए और मायोपिया हुआ, इस तरीके से। तो ये आपका प्रश्न पूछ सकता है कि ये ट्राइबल्स ग्रुप कहां के, अरुणाचल प्रदेश के हैं आपका जीरो वैली में, इनकी प्रमुख फसल क्या है, इनकी प्रमुख जो है इन भाषा क्या है, इससे प्रश्न आपका पूछ सकता है। तो एक प्रश्न है आपका, fill in the blank is the harvest festival that celebrated in Assam that marks to beginning of the Assamese New Year। तो क्या है भाई, मकर संक्रांति, बोहाग बिहू, लोहरी। तो राइट आंसर इसका क्या है, बोहाग बिहू है। तो ये प्रमुख आपके करंट अफेयर और आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम के लिए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। तब तक इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।